हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज जो हम क्लास कर रहे हैं ये हम साइंस से रिलेटेड क्लास कर रहे हैं। तो आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन कह रहा है हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो हमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से हमें ऑप्शन बताना कौन सा सही है। फर्स्ट फीमर, दूसरा स्टुपिड, तीसरा सेरिब्रम। तो इसका सही ऑप्शन आपका ये हो जाएगा फीमर जी। ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है और ये जांघ में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो हमारे शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है वो हमारी स्टुपिड जो हड्डी है वो हमारी सबसे छोटी हड्डी है। सेरिब्रम जो है ये हमारा जांघ में पाया जाता है। स्टुपिड जो है ये हमारी कान में पाया जाता है। और जो सेरिब्रम है ये हमारा दिमाग में पाया जाता है, मस्तिष्क में। सेरिब्रम जो है ये मस्तिष्क की जो मेमोरी होती है उसको देखता है और सेरिब्रम के कारण ही हम किसी भी वस्तु या किसी चीज़ को हम बड़ी देर तक याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन के पाचन से क्या मिलता है। ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी अमीनो अम्ल, ऑप्शन सी जो है कार्बोहाइड्रेट और ऑप्शन जो डी है वो आपका ग्लिसरीन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि अमीनो अम्ल। प्रोटीन के पाचन से हमें अमीनो अम्ल मिलता है और कार्बोहाइड्रेट के पाचन से हमें जो मिलता है वो वसा मिलता है कार्बोहाइड्रेट से। ठीक। और चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक पाई जाती है, शायद आपको पता होगा। चावल जो है इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक पाई जाती है। और ग्लिसरीन ये इसके बारे में जो है वसा जो होता है ना, वसा आपका 2 चीज़ बनाता है पाचित होकर। पहला तो आपका बनाता है वसानोइक अम्ल और दूसरा आपका बनाता है ग्लिसरीन। तो वसा का पाचन होकर क्या बनाता है, वो ग्लिसरीन बनाता है। अब हमारा आता है अगला क्वेश्चन, वसा किन किन चीज़ों में पाया जाता है। ऑप्शन जो 1 है आपका वो है सरसों, 2 है आपका नारियल, 3 है आपका मछली और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा चौथा हो जाएगा, उपयुक्त सभी। मछली में भी पाया जाता है, सरसों में भी पाया जाता है और नारियल, तीनों में जो है आपका वसा पाया जाता है। हमारे शरीर से खून बहने लगता है तो सबसे पहले किसे पता चलता है और क्यों। तो हमारे शरीर से जब खून बहता है तो सबसे पहले जो हमारे प्लेट्स होते हैं इनको पता चल जाता है कि भाई खून बहने लगा है। इसका रीज़न ये है कि जब हमारा शरीर कहीं से कट जाता है तो जो वहाँ से खून बहता है ना, तो एक जो ये मान लो कि ये है यहाँ से खून बहने लग गया तो यहाँ पर एक कोशिका पाई जाती है, वो मर जाती है जो रक्त में पाई जाती है, जो रक्त को क्या जमने नहीं देती। उस कोशिका का नाम आप मुझे कमेंट में बताइए क्या नाम है उसका। तो उसके वो क्या है, खून को जमने नहीं देती। मगर जैसे ही वो मरती है ना तो प्लेटलेट्स को पता चल जाता है कि भाई क्या है, वो मर गई है। ठीक। आगे अच्छा इसका ऑप्शन भी दे रखा था ना, हीमोग्लोबिन के बारे में आपको पता ही होगा। हीमोग्लोबिन ये हमारा रक्त को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। हाइपोथैलेमस ये भी रक्त का थप्पा जमाने में मदद करती है। प्लेट्स भी आपके रक्त के थप्पे जमाने में मदद करती है और थैलेमस भी रक्त के थप्पे जमाने में मदद करती है। ठीक। पहले जो प्लेटलेट्स है इसको पता चलता है, इसके बाद हाइपोथैलेमस का पता चलता है, इसके बाद थैलेमस को। ठीक। पहला आपका हो गया प्लेट्स, इसके बाद ये और तीसरा आपको ये। अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है। तो स्थितिज जो ऊर्जा होती है इसका सूत्र जो आपका बी हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र mgh। m जो है यहाँ पर मास है, द्रव्यमान। जी की एक वैल्यू रखनी पड़ती है। जी मुझे आप बताना कि जी को, छोटे वाले जी को हम क्या कहते हैं। जी 2 तरीके के होते हैं, एक तो बड़ा जी होता है और एक छोटा जी होता है। बड़े जी को तो क्या बड़े जी और छोटे जी में अंतर क्या है ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। तो
हमारा m जो होता है, m मास होता है, g का नाम आप मुझे कमेंट में बताइएगा, h जो होता है वो आपकी ऊंचाई होती है, और स्थितिज जो ऊर्जा होता है ना वो अधिकतम ऊंचाई पर ही निर्भर करता है। मतलब कि कोई व्यक्ति है जो कि क्या है, एक टावर पे खड़ा है, अगर वो टावर के इससे जंप करेगा तो उसको कम चोट लगेगी, मगर जब वो टावर के ऊंचे वाले से जंप करेगा तो उसको सबसे ज़्यादा चोट लगेगी। क्यों? क्योंकि वो अधिक ऊंचाई पर है, और स्थितिज ऊर्जा है ना ऊंचाई पर ही निर्भर करती है। आपका ये रूट में RG ये एक सूत्र है, इसका उपयोग हम कब करते हैं, जब कभी आपने वो देखा है, मेले में गए होंगे तो एक मौत का कुआं वाला होता है, इसमें एक व्यक्ति गाड़ी चलाता है, वो तो देखना ना कि वो गाड़ी बड़ी तेज़ चलाता है, तो यही चीज़ नापने के लिए गाड़ी कितनी स्पीड से चलाए कि वो उसमें ना गिरे, इसी के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। जैसे कि माना कि किसी कुएं की रेडियस क्या है, 3 सेंटीमीटर है, ठीक, इसकी क्या है रेडियस है, और हमें जी का मान हमें पता ही है, छोटा वाला जी होता है, इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है लमसम 9.8, ये इसका परफेक्ट मान होता है, ठीक ना, 9.8। मगर अभी हम क्या करते हैं, हम जी का जो मान है वो हम ले लेते हैं 10, मान लेते हैं कि जी का मान 10 है, तो हम क्या करें, इसको हमने इसमें लिया, ठीक, रूट में आर की वैल्यू हमारी 3 थी, जी का मान ऐसे तो कितना होता है, जी का मान होता है ऐसे तो 9.8, मगर हमने क्या किया 10 मान लिया हमने, ठीक ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 30, ठीक ना, वो भी रूट में। अब 30 को जब रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, 30 को रूट से अगर हम बाहर निकालेंगे तो हमें मिलेगा लगभग 5 पॉइंट कुछ मान ले, 5.5 मान लेते हैं हम, तो ये मिलेगा ना, तो ये जो 5.5 मिल रहा है हमें, ये हमें बता रहा है कि 1 सेकंड में इतने मीटर रास्ता हमें तय करना है, तभी हम वहाँ पर क्या है चल पाएंगे। अगर हम इससे कम करेंगे ना उसमें रास्ता तय, तो हम गिर जाएंगे, ठीक। अब ये तो आपको मैंने बता दिया, ये स्थितिज ऊर्जा का है। अगला जो है ये तीसरा, ये जो है आपका गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा का है। गतिज ऊर्जा जो है वो किसी गति के कारण उत्पन्न होती है। मतलब कि कोई एक ट्रेन है, अगर वो धीरे धीरे आ रही है तो किसी व्यक्ति को मारेगी, मगर क्या है उसको उतनी तेज़ चोट नहीं लगेगी। या फिर आप इस तरीके से समझो कि एक व्यक्ति इधर खड़ा है, इसको एक गेंद मारा किसी ने, तो इसको थोड़ा धीरे लगेगी, मगर अगर इसी व्यक्ति को अगर हम इतनी दूरी से एकदम तेज़ से फेंक के गेंद मारेंगे तो तेज़ लगेगी। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, इसकी स्थिति जो गतिज है, गति क्या हो गई, गति तेज़ हो गई, इसीलिए उसको तेज़ चोट लग रही है। तो गतिज ऊर्जा क्या गति पे निर्भर करती है। तो गतिज ऊर्जा का जो सूत्र है आपका ये है। और जो चौथे वाला सूत्र वो आप मुझे बताइए किसका सूत्र है ये। अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारी आंखों को देखने के लिए न्यूनतम दूरी का क्या है और अधिकतम क्या है। तो न्यूनतम दूरी की अगर हम बात करें तो न्यूनतम दूरी हमारी 25 सेंटीमीटर होती है, और अधिकतम की अगर हम बात करें तो अधिकतम अनंत होता है, ठीक। अनंत का ये सिग्नेचर होता है, ये अनंत ऐसे करके सिग्नेचर बन जाता है अनंत। अनंत मतलब कि हम कितनी भी दूर देख सकते हैं। और अगर हम 25 सेंटीमीटर जो है, अगर हम इससे करीब ला के देखते हैं, मान लो कि हमने 13 सेंटीमीटर पे किसी वस्तु को रखा, उसको हम देख रहे हैं, तो वो चीज़ हमें क्या दिखाई देगी, वो हमारी आंख पे ज़ोर पड़ेगा और तो वो धुंधला भी दिखाई देगी, ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो आपका चौथा है यही सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मिसाइल मैन के नाम से किसको जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन आपका जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा APJ अब्दुल कलाम और चौथा है लाल बहादुर शास्त्री जी। तो लाल बहादुर शास्त्री जी जो है ये तो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, तो इनको तो नहीं जाना जाता। जो जवाहरलाल नेहरू थे ये भी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1964 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक। और जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है ये हमारे देश के सबसे पहले उप राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो उपराष्ट्रपति ये थे हमारे देश के सबसे प्रथम उपराष्ट्रपति। अब जो APJ अब्दुल कलाम है, इन्हीं को ही हम जो है मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, और इन्होंने बहुत बड़े बड़े मिसाइल बनाए। इनका मिसाइल का नीचे आप मुझे नाम बता सकते हो अगर आपके पास टाइम हो तो। अगली क्वेश्चन है, नींबू का, ये थोड़ा गलत हो गया टाइपिंग, इसको आप मिटा कर यहाँ पर PH कर लो। PH मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो नींबू
की पीएच वैल्यू क्या है। तो अगर हम नींबू की पीएच वैल्यू की बात करें तो नींबू की पीएच वैल्यू होती है 2.4, 2.4 नींबू की पीएच वैल्यू होती है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो अगला क्वेश्चन हम करते हैं। ये भी यहाँ पर थोड़ी ये भी गलत है, यहाँ पर होता उस। तो उस बैक्टीरिया का नाम बताओ जो दूध को दही बनाता है। तो इसका आंसर जो आपका ए हो जाएगा, लैक्टोबेसियस जो है ये आपको दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। जिसे आप कहते हो कि दूध फट गया ना, तो ये इसका कारण भी लैक्टोबेसियस ही होता है, ठीक। और जो नीले हरे शैवाल होते हैं ये तो आपके पानी में पाए जाते हैं, पानी के ऊपर। राइबोज के बारे में आप मुझे बताना, राइबोज क्या होते हैं। अगला क्वेश्चन हम है WHO की फुल फॉर्म। तो WHO की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो आपका कौन सा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। अगला क्वेश्चन है हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो फीमर या फिर RBI या फिर तांत्रिक कोशिका या फिर संयोजी ऊतक। तो देखो संयोजी ऊतक की अगर हम बात करें, संयोजी ऊतक जैसे कि रक्त क्या है, एक संयोजी ऊतक है, ठीक। तो रक्त ये ऊतक है, कोशिका ये ऊतक जो होता है ना वो कोशिकाओं से मिलकर बनती है, ठीक। तो ये तो ऐसी समझ में ये ऊतक है, ये उत्तर यहाँ पर गलत लिख रखा है, यहाँ पर ऊतक होता है, का होता है यहाँ पर, ठीक ना, ऊतक। तो ऊतक क्या होती है, ऊतक कोशिकाओं से मिलकर बनती है। तो पहला तो ऑप्शन यूँ ही गलत हो गया, क्योंकि भाई क्या है, कोशिका के बारे में पूछा है। RBC जो होता है ये रक्त के अंदर पाया जाता है, ठीक। और इसका जो जीवन काल होता है वो 120 दिन इसका जीवन काल होता है RBC का, ठीक। और जो आपका WBC होता है, WBC इसका जीवन काल लगभग 4 से 5 दिन माना जाता है, ठीक। और जो आपका प्लेट्स होते हैं, एक मिनट लिख रहा हूँ दोबारा। ये जो आपका है प्लेट्स, जो आपके प्लेट्स होते हैं ना, इसका जो जीवन काल वो 7 दिन होता है इसका जीवन काल। और फीमर के बारे में मैंने सबसे आपको ऊपर बताया। फीमर क्या है, ये हमारी जांघ की हड्डी होती है, जांघ की हड्डी होती है, ठीक ना। और ये सबसे बड़ी हड्डी होती है। एक ऑप्शन है तांत्रिक कोशिका। तो जो तांत्रिक कोशिका है, जो ये सी ऑप्शन है, यही सही है। तांत्रिक कोशिका जो है क्या है, सबसे बड़ी कोशिका होती है। अगला है दांत सड़ने से बचाने के लिए हमें कैसे टूथब्रश का उपयोग करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन आपका अम्लीय टूथब्रश, लवणीय टूथब्रश, रासायनिक टूथब्रश या फिर क्षारकीय टूथब्रश। तो अम्लीय का तो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे दांत होते हैं ना, अगर हम उस दांत को नहीं धोते तो उस पर क्या होता है, बैक्टीरिया चिपक जाते हैं। और बैक्टीरिया चिपक करना दांत को अम्लीय कर देते हैं, पूरी तरीके से क्या कर देते हैं, अम्लीय। तो अगर अमल की आप अभिक्रिया करवाओगे तो ये खतरनाक हो सकता है, ठीक। लवणीय टूथब्रश का भी उपयोग नहीं करना चाहिए, ठीक। अब रासायनिक टूथब्रश का तो उपयोग ही कभी नहीं करना चाहिए। और रासायनिक टूथब्रश का उपयोग करने से पहले आप क्या करना पता है, जैसे कि टूथब्रश जब आता है ना, तो उसके ये मान लो टूथब्रश है, तो अगर आप इसके पीछे देखोगे ना, तो इसके पीछे काला रंग का निशान होगा। ये दर्शाता है कि ये क्या है, एक रासायनिक टूथब्रश है। तो कभी भी रासायनिक टूथब्रश का इस्तेमाल तो करना ही नहीं चाहिए आपको। और अगला है हमारा क्षारकीय टूथब्रश। तो इसका आंसर सही होगा कि क्षारकीय टूथब्रश, क्योंकि जब हम ये हमारा अम्ल है और इसकी जब हम अभिक्रिया करवाते थे ना क्षार से, तो ये उदासीन बन जाता है, ठीक। तो हमेशा क्या करना चाहिए, हमेशा हमें क्षारकीय टूथब्रश का इस्तेमाल करना चाहिए। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, एसिडिटी के समय हमें कौन सी दवाई लेनी चाहिए। तो कौन सी दवाई, लवणीय दवाई लेनी चाहिए, क्षारकीय दवाई लेनी चाहिए, अम्लीय दवाई लेनी चाहिए या कोई अन्य दवाई लेनी चाहिए। तो इसका जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, वो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा B, क्योंकि क्षारकीय तो अम्ल, जो हमारे पेट में अम्ल होता है एक HCl, ठीक। जो HCl होता है ना, ये इसी के कारण पेट में जलन होती है। और अगर आप अम्लीय ही लोगे तो HCl की मात्रा बढ़ जाएगी, तो और जलन बढ़ेगा ही, ठीक ना। इसीलिए कभी क्या है, हमें अम्लीय तो लेना नहीं चाहिए, क्षारकीय लेना चाहिए। क्यों, क्योंकि HCl एक अम्ल है, ठीक। अम्ल की अगर हम क्षार से अभिक्रिया करवाएंगे, ठीक,
ये तो अमल हो गया, ये शार हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये उदासीन हो जाएगा और इसको इससे काट देगा ये। इसीलिए हमें क्षारकीय दवाई का उपयोग करना चाहिए। तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, दृश्य देखने के बाद वह कहाँ बनता है। दृश्य देखना मतलब कि मानो कि कोई आप देख रहे हो, मान लो कि यही आप चैनल देख रहे हो, तो इसका दृश्य आपका आंखों में जो देख रहे हो कहाँ बनता होगा। तो पहला ऑप्शन आपका दे रखा है रेटिना पर, दूसरा दे रखा है परितारिका पर, तीसरा दे रखा है पुतलियों पर, और चौथा ऑप्शन आपको दे रखा है मस्तिष्कों में। तो यहाँ पर मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क मतलब होता है दिमाग। तो ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है थोड़ी। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका रेटिना होगा। रेटिना पर दृष्टि बनता है। अगर आप बोलोगे परितारिका की अगर आप बात करो ना, तो परितारिका जो होती है वो आपकी पुतलियों की साइज़, जैसे कि आपकी आँख है तो इसके अंदर पुतली होती है ना, ये पुतलियों की साइज़ को निर्धारित करती है, कितना बड़ा होगा कितना छोटा होगा। कभी आपने देखा होगा कि जब आप उजाले में जाते हो, मान लो कि भाई आप घर से बाहर निकले, तो अचानक से आपकी आँख क्या होती है, सिकुड़ने लगती है, क्योंकि सूरज की किरण बहुत मतलब कि रोशनी फैला रखी होती है। मगर वही अगर आप किसी बंद कमरे में जाओगे तो जो पुतलियाँ होती है ना वो आपकी सिकुड़ने बड़ी हो जाती है। जब उजाले में रहोगे तो पुतलियाँ सिकुड़ेगी, ठीक। जब उजाले में रहोगे, मान लो कि भाई यहाँ पर सूरज है, ये रोशनी दे रहा है, तो पुतलियाँ क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी ऐसे ऐसी। मगर वही अगर आप एक बंद कमरे में चले जाओ, आप बंद कमरे में हो, तो इसमें आपकी आँख की जो पुतलियाँ फैल जाएगी, ठीक। तो पुतलियों का जो निर्धारण, आकार का निर्धारण होता है वो आपका परितारिका करता है। और आँख के रंग आँख का जो रंग होता है ना, किसी को देखा होगा, किसी का पुतली का रंग नीला होता है, किसी का कुछ और होता है, किसी का ब्राउन होता है, ठीक ना। तो इसका भी रंग कौन, परितारिका ही करती है। और ये जो तीसरा ऑप्शन है पुतलियों के बारे में मैंने आपको अभी बताया है कि इसका निर्धारण क्या परितारिका ही करती है। मस्तिष्क पर बन ही नहीं सकता, मस्तिष्क में बनता नहीं है, इसीलिए क्या होता है, रेटिना पर ही हमारा चित्र बनता है। मस्तिष्क में तो सूचनाएं जाती है रेटिना से। तो ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों। और इस चैनल पर साइंस, सोशल साइंस और मैथ्स और भी आदि से रिलेटेड वीडियो आती रहेंगी। वेलकम टू वॉच। क्या होगा।